हेलो फार्मासिस्ट, वेलकम बैक टू नोट्स कार्ड। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं फार्माकोथेरेपेटिक्स के चैप्टर नंबर 2 में यूनिट नंबर जी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें हमें इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में पढ़ना है। इस पर्टिकुलर वीडियो के नोट्स एज यूजुअल आपको हमारी वेबसाइट नोट्स कार्ड पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और आप हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आपको क्लिक करना है और व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक बार सिलेबस की ओर देख लेते हैं। तो आज हमें बात करनी है डेफिनेशन, इटियोपैथोजेनेसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, नॉन फार्माकोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ पर्टिकुलर डिजीज लाइक ट्यूबरक्लोसिस, न्यूमोनिया, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस, गोनोरिया एंड सिफिलिस, मलेरिया, HIV एंड वायरल इन्फेक्शन। तो फर्स्ट से स्टार्ट कर लेते हैं ट्यूबरक्लोसिस से। सबसे पहले हम बात करने वाले इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में कि इन्फेक्शियस डिजीज होता क्या है। तो नेम से डिफाइन हो रहा है, जब कोई इन्फेक्शन या जब कोई इन्फ्लामेशन हो जाता है और उसकी वजह से जो डिजीज होता है बॉडी में, उसको बोला जाता है इन्फेक्शियस डिजीज। ये मेनली माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हो सकता है, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, पैरासाइट्स हो सकते हैं, या फिर पर्टिकुलर ये किसकी वजह से, इंसेक्ट और एनिमल्स की वजह से भी हो सकता है, या फिर जब आप कभी कभी खराब फूड यानी कि कंटामिनेटेड फूड खा लेते हो या फिर प्योर वाटर नहीं पीते हो तो उसकी वजह से भी हो सकता है। ठीक है, तो ये इसमें डिपेंड करता है कि बैक्टीरिया की वजह से हुआ है, वायरस की वजह से हुआ है, फंगी की वजह से हुआ है, या फिर किसी पैरासाइट्स की वजह से हुआ है। इंट्रोडक्शन में देख लेते हैं। तो इन्फेक्शन डिजीज जो कॉज्ड होती है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू कॉज्ड होती है, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, पैरासाइट्स। कभी कभी ये क्या होता है, ये पर्सन टू पर्सन भी पास्ड होती है और कभी कभी एनिमल्स टू ह्यूमन भी पास्ड होती है। ठीक है, कुछ ऐसी इन्फेक्शियस डिजीज होती है जो पर्सन टू पर्सन भी पास्ड होती है, और ये मेनली इंसेक्ट की ट्रांसमिटेड के थ्रू भी हो सकती है, एनिमल्स के थ्रू भी हो सकती हैं, कंटामिनेटेड फूड को कंज्यूम करने की वजह से भी हो सकते हैं, प्रॉपर तरीके से प्यूरिफाइड वाटर का यूज ना करने की वजह से भी हो सकता है, इन्वायरमेंट की वजह से भी हो सकता है, एयर में जो हमारे बैक्टीरिया प्रेजेंस रहते हैं उनकी वजह से भी हो सकता है। इन्फेक्शियस डिजीज में सबसे पहले बात करने वाले हैं ट्यूबरक्लोसिस की। सबसे ज्यादा आपने सुना होगा ट्यूबरक्लोसिस के बारे में, हम स्टार्टिंग से पढ़ते हुए भी आए हैं। टीबी के साइन सिम्टम्स क्या होते हैं, कॉज क्या होते हैं। तो इंट्रोडक्शन एक बार देख लेते हैं, डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। ट्यूबरक्लोसिस जो है क्रॉनिक पल्मोनरी डिजीज है, जो मेनली एक बैक्टीरिया से होता है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से होता है। ठीक है, ये क्या है, ट्रांसमिशन हो सकता है इसका ह्यूमन टू ह्यूमन में, यानी कि पर्सन टू पर्सन में। अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसको ट्यूबरक्लोसिस है और उसके स्पूटम में माइकोबैक्टीरियम प्रेजेंट है, यानी कि माइकोबैक्टीरिया प्रेजेंट है, और वो किसी अदर पर्सन से क्या है, कांटेक्ट करता है, तो अगर उसके जो स्पूटम में अगर माइकोबैक्टीरिया है तो वो दूसरे पर्सन को भी ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, तो इसका जो ट्रांसमिशन होता है वो पर्सन टू पर्सन हो सकता है अगर एक किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के स्पूटम में माइकोबैक्टीरिया प्रेजेंट है तो। ठीक है, WHO के अकॉर्डिंग जो ट्यूबरक्लोसिस का एस्टिमेशन है वो बिलियन में है। अगर देखा जाए इंडिविजुअली 8.7 मिलियन जो है वो न्यू केस आते हैं पर ईयर। ठीक है, और 1.4 मिलियन के अराउंड हमारे यहाँ पे डेथ होती है। ये WHO के अकॉर्डिंग है। यूनाइटेड स्टेट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो मेनली जो ट्यूबरक्लोसिस होता है वो ये जो डिजीज है ये मेनली अडल्ट में होती है। ठीक है, हाई बर्डन कंट्रीज में होती है, रेशियल यानी कि जातीय बोला जाता है। ठीक है, एथनिक्स माइनॉरिटीज को ज्यादा होती है। ठीक है, या फिर जो ऐसे पीपल हैं जो एड्स से सर्वाइव है। ठीक, उसके बाद क्या है कि पर्टिकुलर सर्टेन डिजीज जो होती है वो भी क्या करती है, रिस्क को इंक्रीज कर सकती है, जैसे कि डायबिटीज मेलाइटस, हॉटकिंग लिम्फोमा, क्रॉनिक लंग्स डिजीज, सबसे ज्यादा तो इसी के चांसेस होते हैं, क्रॉनिक रीनल फेलियर। ठीक है, माल न्यूट्रिशन, अल्कोहलिज्म, या फिर इम्यूनो सप्रेशन। ट्यूबरक्लोसिस में नेक्स्ट हमारा आता है इटियोपैथोजेनेसिस, यानी कि डेवलपमेंट कैसे होता है और कॉजेस क्या क्या है। तो फर्स्ट इसमें आता है ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन में क्या होता है कि जो हमारा टीबी से इन्फेक्टेड पेशेंट होता है वो कैसे वन पर्सन टू अनदर पर्सन
ट्रांसमिटेड कर सकता है बैक्टीरिया को। तो मेनली ये जो होता है ये रिस्पायरेटरी ड्रॉपलेट के थ्रू होता है, यानी कि जो इन्फेक्टिव पर्सन है अगर वो कहीं पे जाके क्या करता है, छींकता है या खांसता है, तो जो उसका बैक्टीरिया है वो एयर में जाएगा, और अगर कोई अदर पर्सन उसको क्या कर लेता है, इनहेल कर लेता है, तो उसमें वो उसके थ्रू ट्रांसमिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो ट्रांसमिट होता है ये रिस्पायरेटरी ड्रॉपलेट के थ्रू ट्रांसमिट होता है। ये जो बैक्टीरिया होता है जिससे ट्यूबरकुलोसिस होता है, ठीक है, ये मेनली एरोजोल्स में सर्वाइव करता है और ये सेवरल आवर्स तक सर्वाइव करता है। यानी कि सपोज करो अगर कोई इन्फेक्टिव पेशेंट खांसता है और वो वहां से चला भी जाता है तो वो एयर में बैक्टीरिया प्रेजेंस रहता है, ठीक है, सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और जैसे ही वो जो पर्टिकुलर बैक्टीरिया है जो एयर में अभी फ्लो कर रहा है, जैसे ही उसके कांटेक्ट में कोई पर्सन आएगा और वो एयर को पास करेगा, इनहेल करेगा ऑक्सीजन को, ठीक है, तो वैसे ही वो पर्टिकुलर उसमें जाके सरवाइव कर जाएगा बैक्टीरिया। ठीक है, तो मेनली क्राउडेड और पुअरली वेंटिलेटेड एरियाज में ये मेनली स्पेयर्स होता है, यानी कि फैलता है। सेकंड इसमें आता है इन्फेक्शन। जब जो टीबी का बैक्टीरिया वो इनहेल कर लेता है कोई पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है, तो ये क्या कर देता है, ये पेनिट्रेट कर देता है एल्विलर स्पेस को लंग्स में, यानी कि वहां पे लंग्स के स्पेस में ये पहुंच जाता है। ठीक है, पहुंचने के बाद जो भी हमारे एल्विलर मैक्रोफेजेस होते हैं, ठीक है, इनटेक कर लेते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट लाइन डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन आ जाता है, या फिर जिसको आप फर्स्ट लाइन डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन बोलते हो। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर बैक्टीरिया होता है जो अभी हमारा लंग्स में था, ये क्या करता है, रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर देता है इनसाइड द मैक्रोफेजेस, यानी कि बैक्टीरिया अपनी ग्रोथ करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, जिसकी वजह से किसका फॉर्मेशन होता है, ग्रैन्युलोमास का फॉर्मेशन होता है। और ये डिपेंडेबल होता है किसके थ्रू, इम्यूनो सिस्टम के थ्रू। अगर हमारा जो इम्यूनो सिस्टम है स्ट्रॉन्ग होगा तो जो बैक्टीरिया था उसको किल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि इम्यूनो सिस्टम की पावर कितनी है। नेक्स्ट इसमें आता है लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन। इसमें क्या होता है, मेनली जो हमारा इम्यूनो रिस्पॉन्स होता है वो मेनली इन्फेक्शन को क्या करते हैं, दो ही रीजन हो सकते हैं, या तो हमारा जो इम्यूनो सिस्टम है वो बैक्टीरिया को किल कर देगा, या फिर जो हमारा इम्यूनो सिस्टम अगर उतना पावर नहीं होगा तो बैक्टीरिया को किल नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन, जो हमारा क्या है, एसिम्प्टोमाइमेटिक है और नॉन ट्रांसमिसिबल है, यानी कि ये किसी में अदर पर्सन में ट्रांसफर नहीं होता है। नेक्स्ट इसमें आता है रीएक्टिवेशन ट्यूबरकुलोसिस डिजीज। तो ये क्या होता है, ये जो एक टाइप की कंडीशन होती है जिसमें बैक्टीरिया जो है वो रिएक्टिव हो जाता है। ठीक है, डिजीज के कॉज सिम्टम्स होना स्टार्ट हो जाते हैं और रिएक्टिव हो जाता है। रिएक्टिव का मतलब है कि जरूरी नहीं है कि पर्टिकुलर जो पर्सन है और अगर उसको पहले कभी ट्यूबरकुलोसिस था और बाद बीच में ठीक हो जाते हैं तो वो जो बैक्टीरिया है वो दोबारा से भी रिएक्टिव हो सकता है। ठीक है, मेनली इसके जो सिम्टम्स होंगे वो कफ, फीवर, नाइट स्वेट, वेट लॉस हो सकते हैं। ये जो पर्टिकुलर डिपेंडेबल होता है ये इम्यूनो सिस्टम के ऊपर डिपेंडेबल होता है, इसीलिए बोला जाता है कि इम्यूनो सिस्टम को पावरफुल बना के रखना चाहिए, जिसकी वजह से वो हमारा बैक्टीरिया से फाइट कर सके और बैक्टीरिया को किल कर सके। ठीक है, इसके कुछ रिस्क फैक्टर भी हो सकते हैं जैसे स्मोकिंग, मालन्यूट्रिशन, इन कंडीशंस में भी हो सकता है ये। ठीक है, तो ये सारी चीजें किस में आते हैं, इटियोपैथोजेनेसिस में। नेक्स्ट आता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो डेफिनेटली सी बात है, क्रॉनिक कफ होना लाजमी बात है। कफ तो नॉर्मल सिम्टम्स है। स्पूटम प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा कफ के थ्रू, कफ के साथ साथ स्पूटम आना स्टार्ट हो जाएगा। एपेटाइट लॉस हो जाएगी, वेट लॉस हो जाएगा। जब एपेटाइट लॉस होगा तो डेफिनेटली सी बात है वेट लॉस भी होगा। फीवर यानी कि टेम्परेचर बढ़ सकता है, नाइट स्वेट्स हो सकते हैं। ये इसके क्या है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है। नेक्स्ट हमारा आता है ट्यूबरकुलोसिस का मैनेजमेंट। तो ट्यूबरकुलोसिस का मैनेजमेंट हम दो टाइप से कर सकते हैं, फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल। फार्माकोलॉजिकल में जो आता है वो हम इसका जो मैनेजमेंट करते हैं वो ट्यूबरकुलोसिस के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही करते हैं। आपने एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग पढ़ी होंगी तो बस उसी के बारे में हमें लिखना है। जैसे फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में आता है आइसोनियाजिड, रिफेम्पिसिन, इथेम्ब्यूटोल, पायराजिनामाइड, स्ट्रेप्टोमाइसिन।
सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट में आता है ओफ्लोक्सासिन, एमिकासिन, मॉक्सिफ्लोक्सासिन, इथेनामाइड। आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। एंटी ट्यूबरक्लोसिस का क्लासिफिकेशन आपको याद करना पड़ेगा। थर्ड लाइन ट्रीटमेंट में आप ले सकते हैं लाइंजोलाइड, एमोक्सिसिलिन, एजिथ्रोमाइसिन। नॉन फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट में हमें सारे जितने भी हमारे से प्रिकॉशंस हम हैं वो सब हमें फॉलो करने पड़ेंगे, जैसे कि मास्क वेयर करना पड़ेगा, ठीक है, स्टेलाइज हैंड करने पड़ेंगे आपको प्रॉपर तरीके से। सेकंड, जो भी हमें न्यूट्रिशन है वो प्रॉपर डाइट में लेना पड़ेगा। एक डाइट चार्ट आप बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फिजिशियंस, ठीक है। रेगुलर चेकअप आपको करवाना पड़ेगा, फिजिशियंस की एडवाइस आपको लेना बहुत जरूरी होगा, ठीक है, ट्रीटमेंट करने के लिए ट्यूबरक्लोसिस का। उसके बाद आपको डेली रूटीन में आपका जितना भी डेली रूटीन है उसको रेगुलर आपको फॉलो करना पड़ेगा, जैसे कि घूमना, सोना, तो सब सारी चीजें आपको डेली रूटीन में करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस रेगुलर करना, रेगुलर योगा करना होगा आपको, प्रणाम करना होगा। तो ये सारे के सारे जो मैनेजमेंट है ये है हमारा नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, जिसमें हम ट्यूबरक्लोसिस को मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी डिजीज आती है न्यूमोनिया। न्यूमोनिया भी क्या है आपने सुना होगा, ये कॉमन नेम है, ठीक है। ये भी क्या है, बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज है। जो बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी और हेमियोफाइलस इन्फ्लुएंजा के नाम से बैक्टीरिया है, उसके कारण ये होता है न्यूमोनिया। ह्यूमंस में होता है। इसमें मेनली होता है क्या है कि जो हमारे एल्वेलाई होते हैं लंग्स में, यानी कि जो हमारे एयर सेक्स होते हैं वो फ्लूइड से फिल हो जाते हैं, जिसमें हमें रिस्पायरेशन में दिक्कत होती है। और ये किसकी हेल्प से होते हैं, जब बैक्टीरिया इनको क्या कर देता है, इन्फेक्टेड कर देता है, ठीक है। तो जब ये न्यूमोनिया होता है, या फिर आप बोल सकते हो कि जब इस टाइप का इन्फेक्शन होता है, जो हमारे एल्वेलाई हो जाती है वो मेनली फ्लूइड से फिल हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे रिस्पायरेशन में प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसका जो फैक्टर है जो हमारे न्यूमोनिया के डेवलपमेंट वाले रिस्क को इंक्रीज कर सकते हैं, वो है स्मोकिंग, अंडरलाइनिंग लंग्स डिजीज अगर किसी को पहले से ही है, इम्यूनो डेफिशिएंसी, डेफिनेटली बात है कि जितनी भी हमारी ये डिजीज होती है, अगर हमारा इम्यूनो सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो ये बैक्टीरिया प्रॉपर हमारी बॉडी पे कंट्रोल नहीं कर सकती, लेकिन अगर इम्यूनो डेफिशिएंसी है तो बैक्टीरिया हमारी बॉडी पे कंट्रोल कर लेती हैं और हमें कोई भी डिजीज हो सकती है, लाइक न्यूमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। और मेनली ये जो न्यूमोनिया है ये तब भी हो सकता है कि अगर इन्वायरमेंट में कोई टॉक्सिन्स प्रेजेंट है, कोई बैक्टीरिया प्रेजेंट है और कोई ह्यूमन उसके एक्सपोजर में आता है, तो तब भी आपको क्या है, न्यूमोनिया कॉज हो सकता है। नेक्स्ट हमारा आता है न्यूमोनिया में इटियोपैथोजेनेसिस। तो फर्स्ट इसमें आता है एंट्री ऑफ पैथोजन, यानी कि पैथोजन क्या करता है, एंटर करता है थ्रू इनहालेशन, एस्पायरेशन, हिमेटोजीनियस, और उसकी वजह से क्या होता है, साइड बाय साइड वो इन्फेक्शन को फैलाता जाता है। सेकेंड इसमें आता है एडेरेंस एंड कॉलोनाइजेशन। पैथोजन होता है जो, तो पैथोजन क्या करता है, रिस्पायरेटरी एपिथेलियम के सरफेस में फैलता रहता है और लंग्स टिश्यू को कॉलोनाइज करता रहता है, ठीक है। ये बहुत सारे मैकेनिज्म इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि अगर हम किसी स्पेसिफिक रिसेप्टर को होस्ट सेल पे बाइंड कराते हैं, या फिर होस्ट टिश्यू को ब्रेक डाउन कराने के लिए हम किसी एंजाइम का सिक्रीट कराते हैं। थर्ड इसमें आता है इन्वेशन एंड इन्फ्लेमेशन। इन्वेशन का मतलब होता है आक्रमण, यानी कि हम पैथोजन को क्या कर रहे हैं, पैथोजन जो होता है वो होस्ट सेल को इन्वेट करता है, ठीक है। तो जो पैथोजन होता है वो होस्ट सेल को इन्वेट्स करता है और ट्रिगर करता है और इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स कॉज करता है, जिसकी वजह से बहुत सारे टिश्यू जो हैं वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं और हमारा जो एयर सेक्स होता है लंग्स में, उसमें क्या है, फ्लूइड फिल होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ब्रीदिंग में डिफिकल्टी हो सकती है, ऑक्सीजन एक्सचेंज डिक्रीज हो सकता है, कम हो सकता है, प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन का एक्सचेंज नहीं हो पाता। नेक्स्ट इसमें आता है क्लियरेंस एंड रिसोल्यूशन, यानी कि इसका पर्टिकुलर रिसोल्यूशन। तो रिसोल्यूशन इसका जो है वो इम्यूनो सिस्टम के ऊपर रिस्पॉन्स करता है, डिपेंड करता है, क्योंकि जितना इम्यूनो सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही हमारा जो पैथोजन है वो क्लियर होता जाएगा, खत्म होता जाएगा, किल होता जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो मेनली इन्वॉल्वमेंट होता है वो होता है फेगोसाइटोसिस सेल्स के एक्टिवेशन का, जैसे कि मैक्रोफेजेस हो गए, न्यूट्रोफिल्स हो गई, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज हो गई, क्योंकि एंटीबॉडीज ही क्या करते हैं, किल करने में हेल्प करती हैं। तो ये जो एंटीबॉडीज होती है ये पैथोजन को न्यूट्रलाइज करती हैं और उसको किल करती हैं, इन्फेक्शन को रिमूव करती हैं,
ठीक है। बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें हमें इन्फेक्शन को ठीक करने के साथ साथ कोई कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आती है, बट कुछ बहुत सारे ऐसे केसेस भी होते हैं जिसमें इन्फेक्शन तो ठीक हो जाएगा बट कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, जैसे कि रिस्पायरेटरी फेलियर। नेक्स्ट इसमें हमारा आता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो ब्रीदिंग में शॉर्टनेस होना स्टार्ट हो जाएगी, डिफिकल्टी कोज हो जाएगी, प्रॉपर ब्रीदिंग नहीं आ पाएगी, चिल स्वेटिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, फीवर कोज हो सकता है, प्रोडक्टिव कफ हो सकता है। ठीक है, उसके बाद चेस्ट पेन हो सकता है, हाइपोक्सिमिया हो सकता है, फैटिग्यू हो सकता है। निमोनिया के मैनेजमेंट की अगर बात करूं तो दो टाइप से हो सकता है, फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल। फार्माकोलॉजिकल में हम निमोनिया को ठीक करने के लिए एंटीबायोटिक्स देते हैं, तो आप वहाँ का क्लासिफिकेशन की कुछ ड्रग्स आप इसमें ऐड कर सकते हो, जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन हो गया, मॉक्सिफ्लॉक्सासिन हो गया, सेफ्ट्रिक्सोन हो गया, ठीक है, सेफीपाइम हो गया, टैजोबैक्टम हो गया। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे ड्रग हैं जो हम इसमें यूज कर सकते हैं। उसके बाद नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में हम प्रिकॉशंस फॉलो करते हैं, जैसे कि प्रॉपर मास्क को वेयर करना, हैंड को सैनिटाइज करते रहना, ठीक है, प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना अपनी डाइट में। एक डाइट चार्ट आप बनवा सकते हैं किसी भी फिजिशियन से, जो भी जिसको भी आप जहां से भी आप ट्रीटमेंट करा रहे हो उस डॉक्टर्स के थ्रू आप प्रॉपर डाइट चार्ट बनवा सकते हैं। उसके बाद डेली रूटीन में आप अपना जो डेली रूटीन है उसको फॉलो करें, मेंटेन करें, जैसे कि घूमना फिरना, स्लीप, सोना, ये सारी की सारी चीजें आप अपना डेली रूटीन में बना के रखें। प्रॉपर योगा करना, एक्सरसाइज करना, प्रणाम करना, ये सारी की सारी चीजें आप इनमें बना के रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो इन्फेक्शन है वो है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। नेम से डिफाइन हो रहा है कि ये कहाँ पे होगा, यूरिनरी सिस्टम में होगा। तो मेनली ये जो इन्फेक्शन है जिसको हम यूटीआई भी बोलते हैं, ये कब होता है, जब हमारा यूरिन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंस होंगे, ठीक है, दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर बैक्टीरिया होगा तो बैक्टीरिया यूरिया बोलोगे, अगर फंगी होगा तो फंगी यूरिया बोलोगे। ठीक है, तो यूटीआई एक टाइप का इन्फेक्शन है जो हमारा कहाँ पे होता है, यूरिनरी सिस्टम में होता है। ठीक है, ये कहाँ पे होगा, यूरिनरी सिस्टम को अफेक्ट करेगा, यूरिनरी सिस्टम के जितने भी पार्ट्स होते हैं उसको अफेक्ट करेगा, जैसे कि ब्लैडर हो गया, यूथ्रस हो गया, किडनी हो गया, यूरेथ्रा हो गया। ठीक है, मेनली तो यहाँ पे ये क्या होता है, इन्फेक्शन कोज करता है। मेनली ये जो इन्फेक्शन होते हैं जिसको हम यूटीआई भी बोलते हैं, एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है एस्चेरिचिया कोलाई या फिर ई कोलाई आप इसको बोलते हो, जो मेनली हमारा इंटेस्टाइन में मिलता है, पाया जाता है। बट ये इस टाइम पे जो बैक्टीरिया ये कहाँ पे चला जाएगा, हमारा यूरिनरी सिस्टम पे एक्ट करेगा, यूरिनरी सिस्टम पे क्या करेगा, ये जाके इन्फ्लामेशन कॉज करेगा। नेक्स्ट इसमें आता है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में इटियोपैथोजेनेसिस। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को कॉज करते हैं, डेवलप करते हैं, जैसे कि होस्ट फैक्टर हो गया, बैक्टीरियल वायलेंस फैक्टर्स हो गया, एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल फैक्टर हो गया। फर्स्ट बात करते हैं होस्ट फैक्टर की। तो मेनली ये जो फैक्टर होता है ये इम्यूनो रिस्पॉन्स को इम्पेयर करता है, जैसे कि अगर कोई ऐसा है जो इम्यूनो सप्रेसिव मेडिकेशन का यूज कर रहा है, एचआईवी इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, डायबिटीज की कंडीशंस में जो यूटीआई का रिस्क है वो इंक्रीज हो सकता है। सेकेंड इसमें आता है बैक्टीरियल वायलेंस फैक्टर। वायलेंस का मतलब होता है विषैला। ठीक है, तो जो बैक्टीरिया होते हैं वो वायलेंस फैक्टर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, और कॉलोनाइज कराते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन कॉज करते हैं। जैसे कि हमारा जो एग्जांपल है वायलेंस फैक्टर का वो है एडेसिन। ठीक है, जो क्या करता है, बैक्टीरिया को एडहेयर करता है होस्ट सेल, यानी कि एडहेयर का मतलब होता है चिपका देना होस्ट सेल के साथ। कोई भी अगर फॉरेन पार्टिकल्स या फॉरेन बैक्टीरिया आएगा उसको होस्ट सेल के साथ चिपका देगा, चिपक जाएंगे आपस में। ठीक है, टॉक्सिन्स सब्सटेंस कॉज करेंगे, होस्ट सेल को डैमेज करेगा, और उसके बाद बैक्टीरियल जो बैक्टीरिया होगा वो प्रमोट होगा, यानी कि बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को क्या करेगा, प्रमोट करेगा। तो ये जो पर्टिकुलर बैक्टीरिया होता है इनमें क्या होता है, एडेसिन वाली कैटेगरी होते हैं जो होस्ट सेल के साथ क्या कर देती है, बाइंड हो जाती हैं और टॉक्सिन्स इफेक्ट शो करती हैं। नेक्स्ट है एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल फैक्टर। तो नॉर्मली जो यूरिनरी ट्रैक होता है वो स्टेराइल होता है, बट कुछ सर्टेन एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से ये जो इन्फेक्शन का रिस्क है ये बढ़ जाता है, जैसे कि ऑब्स्ट्रक्शन टू यूरिन फ्लो,
ठीक है, जैसे कि किडनी स्टोन में हो सकता है, इनलार्ज प्रोस्टेट हो जाता है तो उस कंडीशन में भी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो फर्स्ट इसमें है स्ट्रॉन्ग परसिस्टेंट अर्ज टू यूरिनेट, यानी कि बार बार हमें यूरिन का फ्लो होगा। ए बर्निंग सेंसेशन व्हेन यूरिनेटिंग, यानी कि जब यूरिन का फ्लो होगा तो बर्निंग सेंसेशन फील होगी। पासिंग फ्रीक्वेंट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन, यानी कि बहुत जल्दी पास हो जाएगा बट यूरिन की जो अमाउंट होगी वो बहुत कम होगी। क्लाउडी होगा या फिर स्ट्रॉन्ग स्मेल होगी यूरिन में, उस कंडीशन में हो सकता है। पेन होगा, डिस्कम्फर्ट होगा लोअर एब्डोमेन में या फिर बैक में पेन हो सकता है और डिस्कम्फर्ट फील हो सकता है। फैटिग्यू भी इसका क्या है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पार्ट है। नेक्स्ट हमारा आता है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को मैनेज करने के लिए हमें क्या क्या करना है। तो फार्माकोलॉजिकल मैनेज में हम इसमें क्या है, मेडिसिन यूज कर सकते हैं, जैसे ट्राइमेथोप्राइम, सल्फामेथोक्साजोल, नाइट्रोफ्यूरेशन, सिफेलेक्सीन, ओफ्लोक्सासिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन, नॉरफ्लोक्सासिन, एमोक्सिसिलिन। ठीक है, तो आया तो हम ड्रग यूज कर सकते हैं। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में हम रेगुलर हाइजीन का ध्यान रखेंगे, प्रॉपर क्लीन करेंगे। ठीक है, आफ्टर द सेक्सुअल एक्टिविटी एंड ड्यूरिंग द सेक्सुअल एक्टिविटी हम प्रॉपर प्रोटेक्शन का यूज करेंगे। ठीक है, इन फीमेल्स में क्या होता है, ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन साइकिल हम क्या यूज करेंगे, सैनिटरी पैड यूज करेंगे जो सैनिटाइज्ड हो। ठीक है, तो वो सैनिटरी पैड हमें इसमें यूज करना है। नेक्स्ट इन्फेक्शन में हमारा आता है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस क्या है, एक टाइप का इन्फ्लामेशन है जो हमारा लीवर में कॉज होता है। ठीक है, मेनली बहुत सारे फैक्टर्स इसके लिए इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि वायरल इन्फेक्शन, अल्कोहल कंजप्शन, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से लीवर में इन्फेक्शन हो सकता है, जिसको हमने क्या बोला है, हेपेटाइटिस बोला है। ठीक है, हेपेटाइटिस को क्लासिफाई किया गया है 3 पार्ट्स में, हेपेटाइटिस ए, बी एंड सी एंड डी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हेपेटाइटिस ए की। तो मेनली ये जो ट्रांसमिटेड होता है ये कंटामिनेटेड फूड और वाटर की वजह से होता है, यानी कि जब हम कोई फूड या वाटर कंटामिनेटेड इनटेक कर लेते हैं उसकी वजह से होता है। इसके जो सिम्टम्स है वो है फैटिग्यू, नोजिया, वॉमिटिंग, जॉइंडिस। ठीक है, मेनली इस टाइप का जो हेपेटाइटिस होता है, यानी कि हेपेटाइटिस ए में जो पेशेंट होता है वो फ्यू वीक्स में क्या है, अपने आप को रिकवर कर लेता है विदाउट एनी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। हेपेटाइटिस बी एंड सी क्या है, ये क्या है, ट्रांसमिटेड होता है थ्रू द ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड, यानी कि ब्लड और बॉडी फ्लूइड के थ्रू ये ट्रांसमिटेड होता है। ठीक है, एक टाइप की क्रॉनिक इन्फेक्शन को लीड करता है। क्रॉनिक इन्फेक्शन हो सकता है अगर हम इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे। सिरोसिस और लीवर कैंसर्स हो सकता है इसकी वजह से हमें। ठीक है, अगर हम क्या है कि पर्टिकुलर ये काफी टाइम से चल रहा है तो ये जो हेपेटाइटिस है ये एसिम्प्टोमेटिक हो जाता है। इसमें जो पर्टिकुलर पेशेंट होता है उसको रियलाइज नहीं होता है कि इन्फेक्शन हुआ है, बट उसका जो लीवर है वो ऑलरेडी डैमेज हो चुका होता है। तो हेपेटाइटिस डी में क्या होता है, ये क्या है, बहुत रेयर केस है। ठीक है, हेपेटाइटिस डी में, और ये क्या होता है कि हेपेटाइटिस डी उसे होगा जो पहले से ही हेपेटाइटिस बी से इन्फेक्टेड होगा, तो ये बहुत रेयर केस में आता है। ठीक है, इसमें मेनली क्या हो सकता है, लीवर डैमेज हो सकता है या फिर सिरोसिस हो सकता है। इसमें हम बात करने वाले हैं हेपेटाइटिस के इटियोपैथोजेनेसिस की। तो जो इसका इटियोपैथोजेनेसिस है यानी कि कॉज है, डेवलपमेंट है, वो भी हमने क्या है हेपेटाइटिस के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग किया है। जैसे कि हेपेटाइटिस ए जो होता है, ये हेपेटाइटिस ए वायरस जो है नॉन एनवेलप आरएनए वायरस है, यानी कि इसमें कोई एक्सटर्नल लेयर नहीं होती है। ठीक है, मेनली ये जो ट्रांसमिटेड होता है ये किसकी हेल्प से होता है, फेशियल ऑरल रूट से। जब हम क्या करते हैं, कोई भी कंटामिनेटेड फूड या वाटर को इनटेक कर लेते हैं उसकी वजह से होता है। अगर ये एक बार बॉडी में चला जाता है तो मेनली ये लीवर को डैमेज कर सकता है। सेकंड इसमें आता है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी वायरस जो है वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है जो ब्लड और बॉडी फ्लूइड के थ्रू क्या है, ट्रांसमिटेड होता है। अगर एक बार HBV यानी कि हेपेटाइटिस बी वायरस लीवर में एंटर हो जाते हैं तो ये जो पर्टिकुलर एंजाइम्स होते हैं, ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स को की हेल्प से ये क्या करता है, डीएनए को कॉपी करता है, डीएनए की एक कॉपी को क्रिएट करता है, उसके जीनोम्स को क्रिएट करता है, और यही डीएनए क्या है, होस्ट सेल को इंटीग्रेट करता है, जिसकी वजह से क्रॉनिक इन्फेक्शन कॉज होता है।
नेक्स्ट इसमें आता है हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी वायरस जो है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है जो ब्लड और बॉडी फ्लूइड के थ्रू ही ट्रांसमिटेड होता है। अगर एचसीवी यानी कि हेपेटाइटिस सी वायरस अगर एक बार लीवर में एंटर हो जाता है तो ये क्या करता है, होस्ट सेल को रेप्लिकेट करता है लाइक एचबीवी या एचसीवी, और उसके बाद क्रॉनिक इन्फेक्शन और लीवर को डैमेज कर देता है। हेपेटाइटिस डी वायरस जो है एक स्मॉल एनवेलप आरएनए वायरस है, यानी कि इसमें एक्सटर्नल लेयर होगी, ठीक है, जो क्या करता है एचबीवी की प्रेजेंस में रेप्लिकेशन स्टार्ट कर देता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की अगर बात की जाए तो जॉन्डिस हो सकता है, वेट लॉस हो सकता है, हाइपोरेक्सिया यानी कि भूख लगना बंद हो जाएगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो सकता है, पेन वगैरह होना स्टार्ट हो जाता है, डायरिया कोज हो सकता है। उसके बाद हिपैटो इंसेफेलोपैथी हो सकती है जिसमें हमारे जो ब्रेन के फंक्शंस होते हैं उनका लॉस हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा लीवर जो डैमेज हो रखा है वो प्रॉपर तरीके से जो टॉक्सिन से सब्सटेंस होते हैं वो ब्लड से रिमूव नहीं कर पाता। मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं हेपेटाइटिस में, तो दोनों साइड से हम कर सकते हैं, फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल। फार्माकोलॉजिकल में मेडिसिन का यूज कर सकते हैं, जैसे कि हेपेटाइटिस बी के लिए होता है, कुछ मेडिसिन के यहाँ पे नाम दिए गए हैं, जैसे कि इंटरफेरोन अल्फा हो गया, लैम्यूडीन हो गया, एडिनोफोवीर हो गया, टिनोफोवीर हो गया, ठीक है। फॉर हेपेटाइटिस सी के लिए होती है हमारी जो ड्रग्स है वो है रिबाविरिन, ठीक है, बॉसिप्रीविर और सोफोसबुवीर, ठीक है। नॉन फार्माकोलॉजिकल में हम अगर हेपेटाइटिस से बचना चाहते हैं तो हमें हाइजीन का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे हैंड को प्रॉपर तरीके से वॉश करना, ठीक है। फूड कंटामिनेटेड फूड को हमें नहीं खाना है, फूड को अच्छे से धुल के, ठीक है, अच्छे से पका के उसको खाना है, तो सेफ फूड प्रिपरेशन हमें इसमें करना पड़ेगा। वैक्सीनेशन यूज कर सकते हैं फॉर हेपेटाइटिस ए एंड बी के लिए, ठीक है। उसके बाद अनप्रोटेक्टेड सेक्स होता है या उसको हम अवॉइड करेंगे, या फिर नीडल, जैसे हम सपोज करो किसी पेशेंट की अगर कोई नीडल है तो हम उसको शेयर नहीं करेंगे। इन चीजों को हमें अवॉइड करना पड़ेगा, ठीक है। अगर इसमें क्या होता है मेनली हेपेटाइटिस में जितना जल्दी हमें डायग्नोसिस हो जाएगा, ट्रीटमेंट मिल जाएगा, उतना हमारे लिए बेनिफिट है और उतना वो हमें प्रिवेंट कर सकता है हेपेटाइटिस से या फिर कुछ कंडीशन से, जैसे कि लीवर डैमेज होने से या कोई अदर कॉम्प्लिकेशन से हमें बचा सकता है। यानी कि जितना ज्यादा जल्दी हम डायग्नोसिस कर लेंगे, ट्रीटमेंट कर लेंगे, उतना हमारे लिए बेनिफिट है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट इन्फेक्शन की, जो कि हमारा है गोनोरिया इन्फेक्शन। ये जो इस टाइप का इन्फेक्शन होता है ये एसटीडी में आता है। एसटीडी क्या होता है? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज या फिर एसटीआई यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। तो ये मेनली तब होता है, ये इस टाइप की डिजीज तब कॉज होती है जब ड्यूरिंग द सेक्स अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है ड्यू टू बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट्स, तो उसको हम बोलते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। ट्रांसमिटेड क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये वन पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसमिट होता है, ट्रांसफर होता है, इसलिए इसको एसटीडी बोला जाता है। गोनोरिया भी एक टाइप का एसटीडी है, यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, ठीक है। जो गोनोरिया होता है उसको क्लैप भी बोलते हैं। ये मेनली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, यानी कि एसटीआई है, जो एक बैक्टीरिया से कॉज होते हैं जिसको हम बोलते हैं नेजेरिया गोनोरिया। ये एक टाइप का बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से हमारा गोनोरिया क्या है, कॉज होता है, ठीक है। ये मेनली दोनों को अफेक्ट कर सकता है, मैन एंड वुमेन दोनों को अफेक्ट कर सकता है, और ये अनप्रोटेक्टिव तरीके से फैल सकता है विद द हेल्प ऑफ वेजाइनल, एनाल, ओरल सेक्स, ठीक है। ये किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन से किसी दूसरे को हो सकता है, मैन और वुमेन दोनों में हो सकता है, बहुत तेजी से ये फैलता है, ठीक है। ड्यूरिंग द सेक्सुअल एक्टिविटी में ही ये क्या होता है, वन पर्सन टू अनदर पर्सन स्प्रेड होता है। नेक्स्ट बात करने वाले हैं गोनोरिया के इटियोपैथोजेनेसिस, यानी कि कैसे गोनोरिया का डेवलपमेंट होता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये क्या है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है जो ड्यूरिंग द सेक्सुअल एक्टिविटी ही होता है। अगर किसी पर्सन को पहले से ही गोनोरिया के चांसेस हैं, गोनोरिया कंडीशन इन्फेक्शन है, और ड्यूरिंग द सेक्सुअल एक्टिविटी वो किसी अदर पर्सन को भी ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है। तो जो गोनोरिया है ये ट्रांसमिटेड होता है थ्रू सेक्सुअल कॉन्टेक्ट इंक्लूडिंग वेजाइनल, एनाल एंड ओरल सेक्स, ठीक है, विद एन इन्फेक्टेड पर्सन, यानी कि जो पहले से ही क्या है, इन्फेक्टेड है, और अगर वो किसी और के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं तो उस पर्सन को भी गोनोरिया होने के चांसेस है,
ठीक है। ये जो बैक्टीरिया होता है मेनली एंटर करता है बॉडी में विद द हेल्प ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन। तो म्यूकस मेम्ब्रेन किसके म्यूकस मेम्ब्रेन से ये करता है एंटर बॉडी में, रेक्टम और थ्रोट की म्यूकस मेम्ब्रेन से ये क्या करता है एंटर करता है। जैसे ही बैक्टीरिया एंटर हो जाएगा इनसाइड द आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन, ठीक है। तो ये जो आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं ये क्या करता है, ये एपिथेलियल सेल म्यूकस मेम्ब्रेन के एपिथेलियल सेल को क्या है डिस्ट्रॉय यानी कि फाइट करना उससे स्टार्ट कर देगा। कौन सा आपको याद इसमें रखना है कि जैसे ही बैक्टीरिया एंटर होगा तो जो हमारा प्रोटीन मेम्ब्रेन है उसका आउटर, ठीक है, जैसे ही ये एंटर होगा वैसे ही एपिथेलियल सेल म्यूकस मेम्ब्रेन में, मैंने अभी बताया कि ये म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू एंटर करता है बॉडी में, तो म्यूकस मेम्ब्रेन की जो एपिथेलियल सेल होगी उसमें ये फाइट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। ये जो पर्टिकुलर प्रोसेस है ये क्या करता है मेनली होस्ट सेल रिसेप्टर पे जाके बाइंड करता है स्पेसिफिक, ठीक है, ऐसे नहीं कि किसी पे भी, स्पेसिफिक होस्ट सेल रिसेप्टर पे जाके बाइंड करेगा और बैक्टीरियल एंजाइम की एक्टिविटी को क्या कर देगा एक्टिवेट कर देगा, जिससे जो हमारा बैक्टीरिया है वो क्या होगा होस्ट सेल में पेनिट्रेट हो जाएगा यानी कि चला जाएगा, जिसकी वजह से ये जो पर्टिकुलर होस्ट सेल है ये बैक्टीरिया को ट्रिगर करके इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कराता है और ये मेन कारण है हमारा किसका गोनोरिया का। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की अगर मैं बात करूं तो इसमें पेनफुल हो सकता है, बर्निंग सेंसेशन हो सकता है ड्यूरिंग यूरिनेशन, इंक्रीज वेजाइनल और पेनियल डिस्चार्ज इंक्रीज हो सकता है, पेनफुल बाउल मूवमेंट हो सकता है, रेक्टल ईचिंग हो सकती है, सॉर थ्रोट स्वेलिंग हो सकता है, लिम्फ नोड स्वेल हो सकता है नेक में, ठीक है, पेन फील हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है मैन के टेस्टिकल्स में यानी कि टेस्टिस में स्वेलिंग हो सकती है, पेन हो सकता है। नेक्स्ट बात करने वाले हम गोनोरिया के मैनेजमेंट की। दो टाइप से मैनेज कर सकते हैं, फार्माकोलॉजिकल जिसमें हम मेडिसिन यूज कर सकते हैं पेनिसिलिन जी, बेंजाथाइन पी, डॉक्सीसाइक्लिन, सेफिक्सिम, एजिथ्रोमाइसिन। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में हम कर सकते हैं अगर हमें गोनोरिया से बचना है तो हमें सेफ सेक्स की प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है, जैसे कि हम कॉन्डोम यूज कर सकते हैं ड्यूरिंग द सेक्सुअल एक्टिविटी, ठीक है, प्रॉपर रेगुलर एसटीआई टेस्टिंग करा सकते हैं। अगर जितना जल्दी अगर पता चल जाता है गोनोरिया के बारे में तो उतना ज्यादा जल्दी अच्छा है आपका ट्रीटमेंट कराना, आपको उतना ज्यादा जल्दी ट्रीटमेंट करा लेना चाहिए जिससे कॉम्प्लिकेशंस जो है और जो रिस्क फैक्टर है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाए और वो आगे ट्रांसमिशन ना हो यानी कि आगे ट्रांसमिटेड किसी आपके पार्टनर के साथ ना हो। नेक्स्ट इन्फेक्शन हमारा आता है सिफेलिस इन्फेक्शन। सिफेलिस इन्फेक्शन भी क्या है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, बट ये क्या है सिस्टमिक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। सिस्टमिक का यहाँ पे क्या मतलब है कि इसका जो ट्रांसमिटेड होता है वो पूरे ब्लड सर्कुलेशन में होता है। मेनली ये जो कॉज्ड होता है ये एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है ट्रिपोनिमा पैलिडियम। ट्रिपोनिमा पैलिडियम क्या है बैक्टीरिया है, उसकी वजह से ये कॉज्ड होता है। ये मैन और वुमेन दोनों में अफेक्ट होता है, ठीक है। मेनली जो ये स्पेयर होता है वो सिमिलर होता है गोनोरिया के थ्रू द वेजाइनल एनाल ओरल सेक्स, ठीक है, यानी कि जो भी इन्फेक्टेड पर्सन होगा उसके वेजाइनल एनाल ओरल सेक्स के थ्रू ये स्पेयर्स होता है। सिम्टम्स जो देखे गए हैं उसको 4 टाइप से कैटेगराइज्ड किया गया है, प्राइमरी, सेकेंडरी, लेटेंट एंड टर्सरी, ठीक है। तो जो प्राइमरी सिफेलिस होता है उसमें पेनलेस सोर्स जिनको हम कैंकर बोलते हैं। कैंकर क्या होता है, ये एक टाइप का घाव होता है जिसमें पेन नहीं होता, तो कैंकर देखे गए हैं इन्फेक्टेड साइट पे, ठीक है। मेनली ये जो होता है ये एनस पे हो सकता है, माउथ पे हो सकता है, लिप्स पे हो सकता है, पेनिस पे हो सकता है, तो ये क्या है कैंकर हो सकते हैं इन पर्टिकुलर जगह पे, ठीक है। डिसअपियर होने से पहले ये 3 से 6 वीक तक ये रहता है, तो ये ध्यान देने वाली बात है। सेकंड है सेकेंडरी सिफेलिस। सेकेंडरी सिफेलिस क्या है, दिस कैरेक्टराइज्ड बाय ए वाइड स्पेयर्ड रैशेस दैट कैन अपीयर ऑल ओवर द बॉडी, यानी कि ये जो सेकेंडरी सिफेलिस है ये हमारा रैशेस टाइप होते हैं और पूरी बॉडी पे ये दिखाई देते हैं जिसमें इंक्लूडिंग पाम ऑफ द हैंड,
ठीक है, सोल्स ऑफ द फीट, तो ये यहाँ पे आपको शो हो सकते हैं। अदर सिम्टम्स में इंक्लूड फीवर, स्वेलिंग, लिम्फ नोड्स, सोर थ्रोट्स एंड फैटिग्यू, ये इसके पर्टिकुलर सिम्टम्स है सेकेंडरी सिफेलिस के। नेक्स्ट हमारा आता है लेटेंट सिफेलिस। तो ये जो पर्टिकुलर स्टेज है, ये इसमें कोई भी विजिबल सिम्टम्स नहीं है, यानी कि कोई भी सिम्टम्स नहीं देखा गया है, बट ये जो पर्टिकुलर इन्फेक्शंस है, ये क्या होता है, हम इसको ब्लड टेस्ट के थ्रू डिटेक्ट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लास्ट हमारा आता है टर्सरी सिफेलिस। टर्सरी सिफेलिस क्या है, ये एक टाइप की स्टेज है जिसमें मेनली क्या होता है, ये दे कैन अकर ईयर आफ्टर द इनिशियल इन्फेक्शन एंड कॉन सीरियस कॉम्प्लिकेशन, यानी कि ये जो पर्टिकुलर है, ये टर्सरी सिफेलिस जो है, ये लास्ट स्टेज होती है और ये बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशंस शो कर सकती है, कॉज कर सकती है, जैसे कि डैमेज ऑफ द ब्रेन, नर्व, आईज, हार्ट, ब्लड वेसल्स, लीवर एंड बोन्स। तो कहने का मतलब ये है कि जितना जल्दी हम इसको डिटेक्ट कर लेते हैं और इसका ट्रीटमेंट करा लेते हैं, उतना हमारे ये जो पर्टिकुलर स्टेज है वहीं पे ये रुक जाता है, ट्रीट हो जाता है, इससे प्रिवेंट आप कर सकते हो। लास्ट जो हमारी टर्सरी सिफेलिस थी, ये सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्या है, कैटेगरी है। तो इस तक अगर पहुंच जाता है तो ये फिर कॉम्प्लिकेशंस कॉज कर सकता है, जिसमें आपका ब्रेन खराब हो सकता है, डैमेज हो सकता है, नर्व, आईज, हार्ट, ब्लड वेसल्स, लीवर और बोन्स आपका खराब हो सकता है। लेटेंट सिफेलिस में क्या था, इसको हम ब्लड टेस्ट के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं, तो ये आपको इसमें याद रखना है। नेक्स्ट हमारा आता है इटियोपैथोजेनेसिस। तो जो सिफेलिस होता है वो प्राइमरली ट्रांसमिटेड होता है थ्रू द सेक्सुअल कॉन्टेक्ट, जिसमें हमारा वेजाइनल, एनाल, ओरल सेक्स इंक्लूड है। ठीक है, इसमें जो पर्टिकुलर बैक्टीरिया होता है, कौन सा बैक्टीरिया होता है, इसमें बैक्टीरिया होता था ट्रिपोनिमा पैलिडियम। ठीक है, ये क्या करता है, ट्रांसमिटेड होता है मेनली सेक्सुअल कॉन्टेक्ट के थ्रू, और दूसरा ये होता है मदर से भी ये उसके बेबी में हो सकता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी या फिर चाइल्ड बर्थ। तो यानी कि ये सेक्सुअल एक्टिविटी के साथ साथ मदर से ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, मदर से बेबी में भी ट्रांसमिटेड हो सकता है। ट्रिपोनिमा पैलिडियम जब ब्लड स्ट्रीम में एंटर होता है, क्योंकि ये क्या है, सिफेलिस जो है वो सिस्टमिक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। तो सिस्टमिक में क्या है, जो हमारा ब्लड स्ट्रीम में एंटर करे, तो जब ये जो बैक्टीरिया होता है, ये हमारे ब्लड स्ट्रीम में क्या करता है, एंटर करता है, तो ये टिश्यू से, पर्टिकुलर ऑर्गन्स से क्या करता है, फाइट करता है। ठीक है, सबसे पहले, उसके बाद फिर ये क्या करता है, जो बैक्टीरिया होता है वो प्रोटीन मेम्ब्रेन की आउटर मेम्ब्रेन जो होता है, ठीक है, उसको क्या करेगा, पर्टिकुलर उसके थ्रू ये क्या करेगा, पेनिट्रेट करेगा होस्ट सेल में। यानी कि जो बैक्टीरिया होता है वो प्रोटीन की आउटर मेम्ब्रेन के थ्रू होस्ट सेल में पेनिट्रेट करेगा, यानी कि जाने की कोशिश करेगा, घुसने की कोशिश करेगा। और उसके बाद फिर ये क्या करेगा, इम्यून सिस्टम से बचते हुए, क्योंकि इम्यून सिस्टम क्या कर देगा, बैक्टीरिया को किल कर सकता है, तो इम्यून सिस्टम से बचते हुए ये क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा खुद को। ठीक है, उसके बाद फिर जैसे ही होस्ट सेल क्या हो जाता है, पर्टिकुलर होस्ट सेल ट्रिगर हो जाता है, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स कॉज कर देता है, शो कर देता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, जैसे ही इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स शो होंगे, इन्फ्लामेशन कॉज होगा, वैसे ही हमें सिफेलिस के सिम्टम्स वहां पे दिखेंगे, जैसे कि हमें कैंकर दिख सकते हैं, रैशेस दिख सकते हैं। ठीक है, इस पर्टिकुलर केस में अगर हम सिफेलिस का ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो ये क्या कर जाता है, ये थर्ड स्टेज में प्रोग्रेस कर जाता है। और मैंने अभी बताया कि थर्ड स्टेज हमारे लिए बहुत कॉम्प्लिकेशंस शो कर सकती है, जैसे कि ब्रेन को डैमेज करना, नर्व को डैमेज करना, आईज, हार्ट, ब्लड वेसल्स, लीवर, बोन्स को डैमेज करना। नेक्स्ट हमारा आता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्योंकि जो सिफेलिस होते हैं वो भी गोनोरिया की सिमिलर ही होता है, तो इसके जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होंगे वो भी कुछ सिमिलर होंगे, जैसे पेनफुल और बर्निंग सेंसेशन होगी ड्यूरिंग यूरिनेशन। सेकेंड, इंक्रीज वेजाइनल और पेनिल डिस्चार्ज। थर्ड, पेनफुल बाउल मूवमेंट और रेक्टल ईचिंग। सोर थ्रोट और स्वेलिंग लिम्फ नोड इन द नेक। और पेनफुल और स्वेलिंग टेस्टिकल्स इन मेंस, यानी कि स्वेलिंग
कॉज हो जाएगी, पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं कि मैनेजमेंट कैसे करेंगे। तो फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में हम यूज कर सकते हैं पेनिसिलिन जी का, बेंजाथाइन पी का, डॉक्सीसाइक्लिन का, सेफिक्सिन का, उसके बाद सेफ्ट्रोक्सोन का, एजिथ्रोमाइसिन का। और नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में हम अगर हमें सिफिलिस को ट्रीट करना है, उससे बचना है, तो मेनली हमें सेफ सेक्स प्रैक्टिस करनी होगी, जिसमें हमें कॉन्डोम वगैरह का यूज करना होगा ड्यूरिंग द सेक्सुअल एक्टिविटी। ठीक है, रेगुलर हमें एसटीआई टेस्टिंग कराना होगा। ठीक है, अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट डेफिनेटली सी बात है सिफिलिस के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर ये अर्ली डायग्नोस नहीं होगा और इसका ट्रीटमेंट नहीं होगा तो ये कॉम्प्लिकेशन शो कर सकता है। ठीक है, उसके बाद ये क्या कर सकता है, पर्टिकुलर अगर आप इसको अर्ली डायग्नोस कर लेते हो, ट्रीटमेंट भी कर लेते हो, तो कहीं ना कहीं जो ट्रांसमिशन का यानी कि फैलने का जो रिस्क है वो कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा इन्फेक्शन आता है मलेरिया। ठीक है, तो मलेरिया का नाम आपने सुना होगा, काफी जगह पढ़ा भी होगा। ठीक है, एंटी मलेरिया ड्रग में भी मलेरिया के बारे में पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो जो डेफिनेशन है एक बार देख लेते हैं। ये मेनली होता है किसकी वजह से, प्लाज्मोडियम टिनी प्रोटोजोआ इस डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज रिस्पॉन्सिबल होते हैं फिर डिफरेंट डिफरेंट ऑफ मलेरिया, जैसे कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया एंड पी फैल्सिपुरम यानी कि प्लाज्मोडियम फैल्सिपुरम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मैलिग्नेंट मलेरिया जो कॉज्ड होता है वो होता है प्लाज्मोडियम फैल्सिपुरम की वजह से, और ये एक टाइप की सीरियस कंडीशन है। ठीक है, मेनली ये जो ट्रांसमिटेड होता है ह्यूमंस में वो होता है फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो के बाइट करने की वजह से, ये क्या होता है, ह्यूमन में ट्रांसमिटेड होता है। जो फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो वो क्या है, वेक्टर है यानी कि ट्रांसमिटिंग एजेंट है, जिसकी वजह से वो क्या होता है, ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इटियोपैथोजेनेसिस की। तो जो प्लाज्मोडियम होता है वो क्या होता है, एंटर होता है ह्यूमन बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ स्पोरजोइड्स। स्पोरजोइड्स क्या है, इन्फेक्शियस फॉर्म में। ठीक है, किसकी हेल्प से ये एंटर करता है ह्यूमन बॉडी में, थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो, यानी कि पर्टिकुलर किसके थ्रू ये एंटर करता है ह्यूमन बॉडी में, इन्फेक्टेड फीमेल जो है एनोफिल्स मॉस्किटो, उसके बाइट करने के हेल्प से यानी कि उसके काटने की हेल्प से वो क्या करेगी, एंटर करेगी किसी भी ह्यूमन बॉडी में। अब बात आती है कि इसमें फीमेल्स ही क्यों है, फीमेल्स ही मतलब इसमें क्यों लिखा गया एनोफिल्स मॉस्किटो। तो मेनली होता क्या है कि जो प्रेग्नेंट फीमेल मॉस्किटो होती है उसको अपने बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए क्या होता है, ब्लड की जरूरत होती है, तो इसीलिए वो क्या करती है, बाइट करती है अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए। अदरवाइज वो क्या है, और चीजों पे भी सरवाइव कर सकते हैं, बट जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होती है मॉस्किटो में, तो उसको क्या चाहिए, अपने बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए ब्लड की जरूरत होती है, इसीलिए वो ह्यूमंस से क्या करती है, बाइट करती है और ब्लड निकालती है। ठीक है, तो ये मेन रीजन है इसका। उसके बाद फिर नेक्स्ट आता है द पैरासाइट्स इनिशियली मल्टीप्लाई विद इन द लीवर सेल्स। क्या होते हैं, ये जो पैरासाइट्स होते हैं वो मल्टीप्लाई होती है लीवर सेल्स के साथ, और उसके बाद ये अटैक करते हैं आरबीसी पे, जिसकी वजह से आरबीसी क्या हो जाती है, रैप्चर होना स्टार्ट हो जाता है। ये जो पर्टिकुलर रैप्चर आरबीसी होती है, ठीक है, ये क्या करती है, एक टॉक्सिक सब्सटेंस को रिलीज करते हैं जिसको हिमोजोइन बोला गया है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है चिल्स और हाई फीवर यानी कि टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए एवरी 3 to 4 डेज, यानी कि हर पर डे 3 to 4 डेज में आपको हाई फीवर शो होगा। चिल मतलब होता है ठंडा लगना। ठीक है, फीवर के साथ आपको ठंडा भी लगेगा। उसके बाद मेनली होता क्या है कि जो ये फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो के, मैंने बता दिया कि फीमेल ही क्यों होता है, प्रेग्नेंट फीमेल्स जो होती हैं मॉस्किटो में, तो इनमें मेनली क्या होता है, अपने बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए ब्लड की जरूरत ज्यादा होती है। ठीक है, तो अगर ये जो फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो है, अगर ये किसी इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट कर लेती है, इन्फेक्टेड पर्सन का मतलब है कि किसी को मलेरिया था, ठीक है, फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो ने उसे क्या किया, बाइट किया, तो उसके जो पर्टिकुलर पैरासाइट्स हैं वो किस में चले गए, मॉस्किटो की बॉडी में चले गए। ठीक है, और उसके बाद वो वहीं पे क्या है, फर्दर डेवलपमेंट करते हैं। यानी कि सपोज करो अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, यानी कि अगर कोई मलेरिया से सर्वाइव है और उसको कोई मॉस्किटो, फीमेल
मॉस्किटो आके काट लेती है, बाइट कर लेती है, ठीक है। तो जो पर्टिकुलर उसके ब्लड में वो जो पर्टिकुलर पैरासाइट्स थे वो किस में चले गए, अब मॉस्किटो की बॉडी में चले गए, वहीं पे वो क्या करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे। और ये जो पर्टिकुलर पैरासाइट्स होते हैं जो अभी मॉस्किटो के बॉडी में हैं, ठीक है, तो ये क्या होता है, ये स्पोरोजोइट्स की फॉर्म में होते हैं और जो कहाँ पे स्टोर होते रहते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स में स्टोर होते रहते हैं और मल्टीप्लाई होते रहते हैं। तो ये पर्टिकुलर प्रोसीजर है मलेरिया का। उसके बाद अगर वो पर्टिकुलर फीमेल मॉस्किटो किसी और को बाइट करती है तो डेफिनेटली सी बात है उसको भी मलेरिया कॉज हो सकता है, उस पर्सन को भी क्या है, मलेरिया कॉज हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की। तो फीवर और हेडेक होगा, फैटिग्यू पेन होगा, चिल एंड स्वेटिंग होगी, नोजिया वॉमिटिंग कॉज होगी, स्प्लीन इनलार्ज हो जाएगा, किडनी डिसफंक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। ये क्या है इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं मैनेजमेंट की। तो फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में हम यूज कर सकते हैं क्यूनिन सल्फेट विद डॉक्सीसाइक्लिन यूज कर सकते हैं, प्राइमाक्यूनिन फॉस्फेट यूज कर सकते हैं। नॉन फार्माकोलॉजिकल में जो एनोफिल्स वेक्टर्स होते हैं, वेक्टर का मतलब है जो इन्फेक्शन कॉज करते हैं, जो इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो वो मेनली क्या है, डर्टी प्लेस में ग्रो करते हैं। तो आप अपने आसपास क्लीन रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे क्लीनिंग होगी वहां पे मलेरिया वाला मच्छर नहीं आएगा, ये सबसे बड़ी बात है, ठीक है। तो इसीलिए बोला जाता है कि कहीं पे अगर पानी भरा हुआ है तो वहां पे भी ये ग्रो कर सकते हैं। गंदा पानी अगर भरा हुआ है, काफी दिनों का पानी भरा हुआ है, तो वहां पे भी ये ग्रो कर सकते हैं। तो इसीलिए अपने आसपास आप क्लीन रखें। जो भी गवर्नमेंट के थ्रू जो भी गाइडलाइंस रिलीज होती है आप उनको फॉलो करें, ठीक है। डाइट को बैलेंस करके रखें, रेगुलर योगा करें, एक्सरसाइज करें, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मॉस्किटो नेट आप यूज कर सकते हो, मॉस्किटो रिपेलेंट यूज कर सकते हो, आजकल बहुत सारे मॉस्किटो कॉइल्स आते हैं वो भी आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा इन्फेक्शन आता है HIV। HIV यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, यानी कि एक टाइप का ऐसा वायरस जो ह्यूमन के इम्यूनो सिस्टम को डेफिशिएट कर सकता है, यानी कि कम कर देता है, डेट इज कॉल्ड HIV, ठीक है। ये एक टाइप का वायरस होता है जो किस पे अटैक करता है, ह्यूमन के इम्यूनो सिस्टम पे अटैक करता है, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या है मेनली कि अगर आप HIV को ट्रीट नहीं करते हो, ठीक है, आप प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट नहीं लेते हो, तो वो आगे चल के क्या किस में कन्वर्ट हो जाता है, एड्स में कन्वर्ट हो जाता है। एड्स यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये कोई डिजीज नहीं है, ये क्या है, सिंड्रोम है, ठीक है। तो ये याद रखना है। एक तो आपको इसमें क्या याद रखना है, इनकी फुल फॉर्म याद रखनी है। दूसरी बात, एड्स कोई डिजीज नहीं है, क्या है, सिंड्रोम है, ठीक है। इसमें मेनली हम डायग्नोस्टिक टेस्ट यूज करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए, एड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, दैट इज इम्यूनो सॉर्बेंट एसे, जिसको हम क्या बोलते हैं, एलिसा भी बोलते हैं, इसको डायग्नोस्टिक टेस्ट बोला जाता है, एड्स के लिए होता है ये, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है एड्स, जो फर्स्ट रिपोर्ट हुआ था 1981 में हुआ था और लास्ट 25 इयर्स से ये देखा जा रहा है, ठीक है। इसमें ओवरऑल अगर देखा जाए वर्ल्ड में तो 25 मिलियन पर्सन ऐसे हैं जो अभी इसके सर्वाइविंग कंडीशन से क्या हो गई है, डेथ हो गई है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है, जो हमारा एड्स होता है वो मेनली कॉज्ड बाय द, किसके द्वारा कॉज्ड होता है, HIV के। अभी बताया कि अगर HIV का ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं होगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एड्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होता है, मेंबर ऑफ ए ग्रुप ऑफ वायरस कॉल्ड रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस कैसे ये कॉज होता है ये हम एक बार देख लेते हैं। तो आपको पता होगा कि DNA क्या होता है, DNA RNA बनाता है, ठीक है, ये बात आपको पता होगी, RNA बनाते हैं और फिर RNA क्या करते हैं, प्रोटीन बनाता है, ठीक है। ये हमारा नॉर्मल प्रोसेस है। तो इसमें क्या होता है कि जब ये प्रोसेस क्या है, चलती रहती है और जो DNA होता है वो अपने ऊपर क्या बनाता है, DNA बनाता है, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा यहाँ पे क्या होता है, RNA और प्रोटीन। तो इस कंडीशन में क्या होता है, मेनली जो हमारा पर्टिकुलर RNA होता है वो RNA क्या करता है, अपने ही ऊपर क्या कर लेगा,
डीएनए बना लेगा। यानी कि यहाँ पे ये जो आरएनए आपको शो हो रहा है ये क्या करेगा, इसके अपने ऊपर ही क्या बना लेगा, डीएनए बना लेगा। एक एंजाइम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, आप कहीं पे मेंशन कर सकते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कैसे बोला मैं बता देती हूँ। नॉर्मल कंडीशन देखते हैं, जब डीएनए आरएनए बनाता है तो आप उसको क्या बोलते हो, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हो। और जब आरएनए प्रोटीन बनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन बोलते हैं। ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। बट इस कंडीशन में, इस इन्फेक्शन की कंडीशन में मैंने बताया कि ये जो हमारा आरएनए होता है ये अपना ही डीएनए बना लेता है, ठीक है। किसकी हेल्प से बनाते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की हेल्प से बनाता है। इसको हमने बोला है रेट्रोवायरस, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेट्रोवायरस भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या कर देता है, मेनली हमारा जो आरएनए होता है उस पे अपना डीएनए बनाना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद फिर मेनली क्या होता है, जो हमारा ये एचआईवी है यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है, ठीक है। रेट्रोवायरस के थ्रू ये अपना काम करता रहता है और ये हमारे टी सेल्स पे अफेक्ट करते हैं, टी सेल्स को किल करना स्टार्ट कर देता है। तो आपको पता होगा कि जो टी सेल्स होता है इम्यून सिस्टम में वो क्या करती हैं, टी सेल्स वो सेल्स होती है जो बाहर के फॉरेन पार्टिकल्स को आइडेंटिफाई करके, ठीक है, बॉडी में जितने भी हमारे पर्टिकुलर होस्ट सेल्स होते हैं उनको अवेयर करते हैं कि बाहर से कोई फॉरेन पार्टिकल्स आ रहा है। तो जब हमारा टी सेल्स ही नहीं रहा है तो फिर कैसे आइडेंटिफाई होगा कि कोई फॉरेन पार्टिकल्स आया है, और वो किस में फिर कन्वर्ट हो जाता है, एचआईवी या फिर एड्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद एचआईवी इन्फेक्शन का जो ट्रांसमिशन होता है मेनली सेक्सुअल एक्टिविटी से भी हो सकता है। अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है और उसके साथ सेक्सुअल कांटेक्ट में कोई आया है तो उसको भी एचआईवी इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। उसके बाद कंटामिनेटेड ब्लड या फिर ब्लड प्रोडक्ट से भी ये हो सकता है मेनली, जैसे कि किसी की निडल को, हमने इन्फेक्टेड पर्सन की निडल को अगर कोई शेयर कर लेता है तो उस कंडीशन में भी हो सकता है। मदर से उसके चाइल्ड को भी हो सकता है थ्रू प्लेसेंटा, यानी कि प्लेसेंटा के थ्रू हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इटियोपैथोजेनेसिस की, ठीक है। एचआईवी कैसे डेवलपमेंट होता है, तो जैसे ही हमारा फर्स्ट पैथोजन होता है यानी कि वायरस होता है, वो जैसे ही हमारी बॉडी में एंटर करता है किसी भी रूट से, ठीक है, तो वो जो पर्टिकुलर वायरस होता है वो क्या करता है, मैक्रोफेज में जहाँ पे आरएनए जीनोम होते हैं वहां पे वायरस का रेप्लिकेशन करता है, ठीक है, डीएनए बनाता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जो मैंने अभी आपको बताया था। मेनली एक बार फिर से बता देती हूँ, होता क्या है कि जो डीएनए होता है वो आरएनए बनाता है, जिसको आप क्या बोलते हो, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हो, ठीक है। और यही आरएनए फिर क्या बनाता है, ये प्रोटीन बनाते हैं और ये नॉर्मल प्रोसेस होती है। लेकिन इस कंडीशन में, एचआईवी की कंडीशन में मेनली क्या होता है, जो आरएनए होता है वो अपना ही डीएनए बनाना स्टार्ट कर देता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है, और अपने ही पर्टिकुलर डीएनए यानी कि अपने ही पर्टिकुलर मैसेज को कन्वे करता रहता है, ठीक है। जैसे ही ये डीएनए क्या होता है, वायरल डीएनए हमारा बनता है, होस्ट सेल से कांटेक्ट करता है, तो जितना भी हमारा ये पर्टिकुलर डीएनए होता है ये क्या करता है, हमारी टी सेल्स पे अटैक करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। टी सेल्स पे अटैक करेगा, ठीक है, जो लिम्फोसाइट्स होते हैं जो फॉरेन पार्टिकल्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। अगर यही खत्म हो जाएगी तो आगे क्या है, आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगा, ठीक है, आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगा कि कोई फॉरेन पार्टिकल्स एंटर हो रहा है, तो हमारा क्या है, वो जो पर्टिकुलर फॉरेन पार्टिकल्स है वो अपना काम करेगा, ठीक है, इम्यून रिस्पॉन्स जो भी होगा वो हमारा कम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा क्या होगा, अगर कम हो जाएगा, आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगा, तो हमारा वायरस जो है, एचआईवी वायरस जो है वो एंटर कर जाएगा, प्रॉपर तरीके से अपना क्या करेगा, मल्टीप्लिकेशन करने लगेगा, ठीक है। तो ये होता है इटियोपैथोजेनेसिस। मेनली इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो टी सेल्स होते हैं, क्योंकि टी सेल्स आपको भी पता है कि ये हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं, यानी कि जो हमारी पूरी बॉडी इम्यून सिस्टम से के थ्रू प्रोटेक्ट होती है वो टी सेल्स के थ्रू ही हमारा होता है। इसमें नेक्स्ट दिया गया है कि अगर टी सेल्स क्या है, टी सेल्स के नंबर अगर डिक्रीज हो जाते हैं तो मेनली जो पर्सन होता है वो किसी भी बीमारी से क्या होता है, मेनली बीमारियों से क्या हो जाता है, घिर
गिर जाता है, यानी कि बीमारी होना स्टार्ट हो जाएगी, कभी कफ होगा, जुकाम होना स्टार्ट हो जाएगा, फीवर होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसी ऐसी कंडीशंस होना स्टार्ट हो जाएगी और इसी कंडीशंस को हम क्या बोलते हैं मेनली, फिर आगे फर्दर ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, एड्स में हो जाएगी। तो यानी कि अगर टी सेल्स हमारा डिक्रीज हो जाते हैं तो हमारा लोड्स ऑफ इन्फेक्शन से हम सफर करना स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे कि माइकोबैक्टीरियम हो गया, वायरस, फंगी, कोई भी पैरासाइट्स आके हमें क्या कर देगा, इन्फेक्ट कर देगा। ठीक है, तो ये किसकी वजह से होते हैं, टी सेल्स की वजह से होते हैं। रीजन मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। नेक्स्ट हमारा आता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, फीवर, हेडेक, चिल्स, मसल्स पेन, जॉइंट पेन, फैटिग्यू, swelling, lymph node mainly on the neck, mouth ulcer, sore throat, night sweat, other functions also appear like skin disease। नेक्स्ट हमारा आता है HIV का मैनेजमेंट। इसको दो टाइप से मैनेज कर सकते हैं, फार्मेकोलॉजिकली, नॉन फार्मेकोलॉजिकली। फार्मेकोलॉजिकल में हम मेडिसिन यूज कर सकते हैं जैसे कि लामिविडीन, एस्टोविडीन, टेनोफोवीर और जिडोविडीन। ठीक है, नॉन फार्मेकोलॉजिकल में एड्स जो है वो ठीक नहीं किया जा सकता है, बट हाँ उसका प्रिवेंशन किया जा सकता है, बेस्ट ऑप्शन से, बेस्ट ट्रीटमेंट से प्रिवेंट किया जा सकता है, बचा जा सकता है। ठीक है, प्रिकॉशंस हमें फॉलो करने चाहिए, जैसे प्रॉपर मास्क वेयर करना चाहिए, हैंड सैनिटाइज करना चाहिए, जितनी भी हमारी डाइट है उसमें न्यूट्रिशन का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, एक डाइट चार्ट आप बनवा सकते हैं फिजिशियन से, अपना जो इसका भी आपका ट्रीटमेंट चल रहा है डॉक्टर फिजिशियंस का, उससे आप एक डाइट चार्ट बनवा लीजिए। रेगुलर चेकअप इसमें जरूरी है, फिजिशियन की एडवाइस भी बहुत जरूरी है। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ HIV में। ठीक है, डेली रूटीन यानी कि आपको घूमने का ध्यान रखना है, सोने का अपना यानी कि स्लीप मूवमेंट का आपको ध्यान रखना है, डेली एक रूटीन बना के चलना है, फॉलो करना है, प्रॉपर योगा और प्राणायाम करना है। ठीक है, एक्सरसाइज प्रॉपर आपको इसमें करनी है। नेक्स्ट इन्फेक्शन में हमारा आता है अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। ठीक है, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन क्या होता है, ये एक टाइप का इन्फेक्शन होता है जो मेनली उन लोगों में ज्यादा होता है जिनका जो इम्यून सिस्टम होता है वो वीक होता है। अगर किसी भी पर्सन का इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा तो उसे कोई भी छोटी मोटी बीमारी, कोई भी, कभी बुखार हो रहा है, कभी खांसी, कभी जुकाम, ठीक है, ऐसी ऐसी बीमारी उसको क्या करने लगेंगी, हार्म करने लगेगी। तो दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। ठीक है, या फिर कोई ऐसा कोई पर्सन है जो HIV से सर्वाइव है, एड्स से सर्वाइव है, तो जो उनसे सर्वाइव होते हैं, कैंसर से सर्वाइव होते हैं, तो उनका जो इम्यून सिस्टम होता है वो वीक हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से उन्हें कोई भी बीमारी हार्म कर देती है। ठीक है, मेनली इस टाइप के जो पर्सन होते हैं वो इम्यूनो सप्रेसिव मेडिसिन लेते हैं। तो यानी कि आप सिंपल से लैंग्वेज ये बोल सकते हो कि जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होता है वो उन लोगों में होता है जिनका इम्यून सिस्टम काफी वीक हो जाता है ड्यूरिंग द HIV, एड्स, कैंसर टाइप की बीमारी में। ठीक है, इस टाइप के पर्टिकुलर जो इन्फेक्शंस होते हैं, ये जो इन्फेक्शंस होते हैं ये मेनली उन ऑर्गेनिज्म से के कारण होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए नॉर्मली हार्मलेस और बेनिफिट भी हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम क्या है, वीक है, जिसकी वजह से वो क्या हो सकता है, मेनली बीमारी का कारण बन सकता है, यानी कि वो बीमार हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होता है ये इम्यून सिस्टम के वीक होने की वजह से होता है, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस हो गया, न्यूमोसाइट्स, न्यूमोनिया हो गया, साइटोमेगालोवायरस इन्फेक्शंस हो गया, टॉक्सोप्लाज्मोसिस हो गया, क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस हो गया, हार्पिस सिम्प्लेक्स वायरस हो गया। तो ये कब होते हैं, ये इस टाइप की जो बीमारीज होती है ये मेनली किस में आती है, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस में। क्यों आती है, क्योंकि ये वीक इम्यून सिस्टम की वजह से होती हैं। नेक्स्ट हमारा आता है प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। तो मेनली इस टाइप के जो पर्टिकुलर इन्फेक्शंस होते हैं अगर हमें उससे किसी पर्सन को बचाना है तो डेफिनेटली सी बात है जो उसका इम्यून सिस्टम होगा, ठीक है, उसको हमें स्ट्रॉन्ग करना है, जिसकी वजह से कोई भी इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म उसको एक्सपोजर ना कर सके। ठीक है, कोई भी उसको हार्म ना कर सके, इसलिए हमें क्या चाहिए, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग चाहिए। ठीक है, दिस में इंक्लूड टेकिंग एंटीफंगल, एंटीवायरस, एंटीबैक्टीरियल मेडिकेशंस हम उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या है, कोई फंगल इन्फेक्शन ना हो जाए, वायरस उसको क्या है हार्म ना कर दे, बैक्टीरिया उसको कोई हार्म ना कर दे, तो उस कंडीशन में हम उसको ये वाली मेडिसिन से दे सकते हैं। प्रॉपर हाइजीन का हम ध्यान रखना है हमें, अगर किसी का इम्यून सिस्टम वीक है, और अगर किसी का इम्यून सिस्टम वीक है तो उसको उन लोगों के पास जाने से अवॉइड करना होगा जो पहले से ही बीमार है, सिक है।
ठीक है, क्योंकि क्या है कि बैक्टीरिया बहुत जल्दी क्या है एक पर्सन से दूसरे पर्सन ट्रांसफर हो सकते हैं, वायरस भी, फंगस भी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अवॉइड करना है। तो जिन ह्यूमन बींग्स का इम्यून सिस्टम वीक होता है, फटाफट से उन्हें कोई भी बीमारी आ जाती है, ठीक है, खांसी, जुकाम, फीवर, पेन, तो ये सब क्या है, अगर उनको आ जाता है, उनका इम्यून सिस्टम वीक है, तो उनको अपना अच्छे से अपना ध्यान रखना पड़ेगा बीमारी से बचने के लिए। नेक्स्ट और लास्ट में हमें बात करनी है वायरल इन्फेक्शन SARS-CoV-2 की, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे SARS-CoV की। ठीक है, तो SARS का यहाँ क्या मतलब है, सेवरल एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस। ये जो SARS है मेनली ये हमारा सबसे पहले चाइना में फाउंड हुआ था, मिला था 2002 में और 2002 से 3 में। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला था। ठीक है, तो मेनली इसमें भी जब ये फर्स्ट वाला आया था यानी कि SARS-CoV आया था, तो इसमें भी क्या है 8000 से ज्यादा लोग बीमार हुए थे और 700 से ज्यादा लोगों की डेथ हुई थी। बट ये उस टाइम क्या था, सिर्फ कुछ कंट्रीज में फैला था, 29 कंट्रीज में फैला था, ओवरऑल वर्ल्ड में नहीं फैला था। ठीक है, ये कहाँ से आया था, चाइना से ही आया था। ठीक, इसके लिए भी क्या था, जो हमारे साइंटिस्ट थे, जो हमारे रिसर्चर थे, वो प्रॉपर वैक्सीन बनाने की कोशिश में लगे हुए थे। उसके बाद हमारा आया वायरल इन्फेक्शन SARS-CoV-2 यानी कि जिसको हमने किसके नाम से जाना, कोविड-19 पेंडेमिक के नाम से जाना। ठीक है, ये क्या है, एक टाइप की रिस्पायरेटरी इलनेस है, यानी कि फेफड़ों से रिलेटेड बीमारी है। ठीक है, जो फर्स्टली कहाँ से आइडेंटिफाई हुए थे, ये भी कहाँ से हुआ था, वुहान चाइना से हुआ था, दिसंबर 2019। इसके बारे में सबको पता है, 2019 कोविड-19 हमने सबने झेला है। ठीक है, तो इसके बारे में हमें पता है। मेनली होता क्या है कि जो हमारा पर्टिकुलर ये इस टाइप का जो इन्फेक्शन होता है, ठीक है, वो क्या करता है, हमारे रिस्पायरेशन में क्या करेगा, डिफिकल्टी पैदा कर देगा। ठीक है, जितना भी हमारा रिस्पायरेटरी का नॉर्मल फिजियोलॉजी होती है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाती। तो ये जो वायरस होता है ये क्या करता है, ये रिस्पायरेटरी सिस्टम पे अटैक करता है। ठीक है, जिसको हमने क्या है कोविड-19 के नाम से देखा, कोविड-19 के नाम से हमने इसको जाना। ठीक है, डेफिनेटली सी बात है कि इसकी अभी जो वैक्सीन्स तो खैर आ गई है, वैक्सीन्स हमने यूज भी की हैं, बट एक टाइम पे जब स्टार्टिंग में आया था तो उस टाइम पे कोई वैक्सीन्स नहीं थी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डेथ का ग्राफ गया है वो भी काफी हायर गया है, जो लोग सरवाइव हुए हैं इस चीज से, ठीक है, भले ही वो बाद में ठीक हो गए तो उसका ग्राफ भी ये काफी टाइम तक काफी आगे तक गया है। तो ये जो पैंडेमिक था ये डेफिनेटली सी बात है बहुत डिफिकल्ट कंडीशन थी। ठीक है, ओवरऑल द pathogenesis of SARS-CoV-2 is similar to that of the respiratory virus, but the severity of COVID-19 can be influenced by a variety of factors like individual age, health status and immune response। और ये भी पर्टिकुलर ये जो वायरस था ये भी पर्टिकुलर ज्यादातर उन्हीं को इफेक्ट किया है जिनका इम्यून सिस्टम क्या है, वीक था। नेक्स्ट हमारा आता है इटियोपैथोजेनेसिस। तो जो SARS-CoV-2 है ये मेनली ट्रांसमिटेड डिजीज है जो पर्सन टू पर्सन के क्लोज कांटेक्ट आने पे होता है। ठीक है, जैसे कि रिस्पायरेटरी ड्रॉपलेट्स अगर प्रोड्यूस होती है किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन से ड्यूरिंग द कफ यानी कि खांसने से या छींकने से कोई भी ड्रॉपलेट्स आती हैं किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन से, तो जो भी पर्सन उसके कांटेक्ट में आएगा उसको भी ये क्या है, ट्रांसमिटेड हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। तो मेनली द वायरस कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड थ्रू कॉन्टेक्ट विद कंटामिनेटेड सरफेस और ऑब्जेक्ट, यानी कि ये जो पर्टिकुलर वायरस है, ठीक है, ये किसी भी कंटामिनेटेड सरफेस ऑब्जेक्ट के अगर कांटेक्ट में कोई पर्सन आता है तो उसको हो सकता है। ये क्या करते हैं, ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम यानी कि एस रिसेप्टर्स के साथ बाइंड होते हैं, ठीक है, सेल्स की सरफेस पर और उसके रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में, डेफिनेटली सी बात है। तो जो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट की जो हमारी सेल्स होंगी उनके सरफेस पे जो रिसेप्टर्स हैं उनके साथ बाइंड करते हैं, ठीक है, उसके बाद ये जो वायरस है ये क्या कर जाता है, सेल्स में
एंटर कर जाता है और उस सेल्स को क्या कर देता है, इन्फेक्ट कर देता है। उसके बाद ये जो वायरस है ये क्या करते हैं, रेप्लिकेट और फिर बहुत सारे क्या है, SARS-CoV-2 के पार्टिकल्स बना देते हैं, जिसकी वजह से हमें क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है, इन्फ्लामेशन कोज हो जाता है, रिस्पायरेटरी ट्रैक में प्रॉपर ब्रीदिंग नहीं आ पाती, सांस लेने में डिफिकल्टी होती है, जिसकी वजह से निमोनिया हो सकता है या फिर कोई अदर रिस्पायरेटरी सिम्टम्स भी हो सकते हैं। तो जो एटियोपैथोजेनेसिस है उसमें क्या है कि ये क्या करते हैं, जो हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक की जो सरफेस वाली सेल्स होते हैं उस पे जो रिसेप्टर्स होते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, उसके पास जाके ये बाइंड करते हैं और बाइंड करने के बाद फिर ये सेल को क्या कर देते हैं, इन्फेक्ट कर देते हैं। जैसे ही सेल इन्फेक्ट होगी उसके बाद ये रेप्लिकेट होंगे, ठीक है, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथे में जाएंगे। उसके बाद SARS-CoV-2 पार्टिकल्स बन जाएंगे काफी सारे, जिसकी वजह से वो इन्फ्लामेशन रिस्पायरेटरी सिस्टम में कॉज कर देंगे। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में आते हैं फीवर, हेडेक, स्ट्रोक, ड्राई कफ, स्पुटम प्रोडक्शन, सॉर थ्रोट, एक्यूट रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, लिम्फोपीनिया, एक्यूट कार्डियक इंजरी, न्यूमोनिया, पुअर एपेटाइट, डायरिया, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं मैनेजमेंट की। तो फार्मेकोलॉजिकल अगर हमें मैनेजमेंट करना है तो हाइड्रोक्लोरोक्विनीन हम यूज कर सकते हैं, एजिथ्रोमाइसिन यूज कर सकते हैं, लोपिनावीर यूज कर सकते हैं, रिट्रोनावीर यूज कर सकते हैं, नेफोमोस्टेट, मेसाइलेट यूज कर सकते हैं। नॉन फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट में बताने की तो खैर जरूरत नहीं है क्योंकि अभी हमने इसको सर्वाइव किया है। सबसे पहले तो इसमें यही आता है कि मास्क वेयर करें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें और उसके बाद जो वैक्सीन है, ठीक है, वो आप लगवाएं, वैक्सीन यूज करें, ठीक है, जिसकी वजह से हम कोरोना वायरस से बच सकते हैं, ठीक है, वायरल डिजीज से बच सकते हैं। उसके बाद प्रॉपर बैलेंस डाइट करें, अपनी डाइट का ध्यान रखें, योगा एक्सरसाइज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लास्ट में हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है राइट ए डिटेल नोट ऑन टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस। Second question है what is urinary tract infection? Write down the pharmacological and non-pharmacological management of UTI, urinary tract infection. Third question है write a detailed note on following disease like gonorrhea, syphilis, malaria, pneumonia. Next question है what is HIV and opportunistic infections? Last question है write a note on SARS-CoV-2 and explain how to manage. नेक्स्ट क्लास में हम बात करने वाले हैं मस्कुलोस्केलेटन डिसऑर्डर, जिसमें हमें बात करनी है रूमेटॉइड अर्थराइटिस और ऑस्टियो अर्थराइटिस की। छोटा चैप्टर है, नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू वांट टू कनेक्ट विद अस देन जॉइन आवर टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप, लिंक विल बी मेंशन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू सो मच।